नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम महाजनपद काल पढ़ रहे थे और महाजनपद काल में हमने जो राजतंत्र वाले महाजनपद थे 14 हमने वो पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हमारे 2 महाजनपद बच गए हैं, वो हम पढ़ेंगे। जो कि उनमें शासन व्यवस्था कैसी थी? गणतंत्र शासन व्यवस्था थी। उसमें पहला वज्जी आ जाएगा और दूसरा मल्ल आ जाएगा। तो ये 2 महाजनपद आज की क्लास में पढ़ेंगे। और जो ये गणतंत्र महाजनपद बचे हैं और जो गणतंत्र है और उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, ये भी हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। आज की क्लास हमारी पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम कल से जैन धर्म स्टार्ट कर देंगे और महाजनपद का हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देखते हैं गणतंत्र और उनकी जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में हम देखते हैं। गणराज्य और गणतंत्र की शासन या उनका प्रशासन। सर्वप्रथम जो रिज डेविस थे, उन्होंने 1903 में गणराज्यों की खोज की। जो रिज डेविस थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी बुद्धिस्ट इंडिया 1903 में। उसमें क्या लिखा, उन्होंने उसमें क्या करा था, सबसे पहले गणतंत्र की खोज का उल्लेख किया था। किसने किया था? रिज डेविस ने। कब किया था? 1903 में। और कौन सी पुस्तक थी उनकी? बुद्धिस्ट इंडिया। उनकी कौन सी पुस्तक थी? बुद्धिस्ट इंडिया। उनकी बुद्धिस्ट इंडिया पुस्तक थी, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि वो जो गणतंत्र है उसकी खोज का उल्लेख किया था। इसके पश्चात जो कौटिल्य हैं, उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्र में, यानी कि जो कौटिल्य है उनकी पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो गणराज्य हैं, गणराज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को राजा समझता था। जो कि गणराज्य है उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को क्या समझता था? राजा। न उसमें कोई छोटा होता था न ही बड़ा, सभी क्या होते थे? उसमें समान होते थे। ऐसा किसने कहा है? कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कहा है। शासन और सरकार को चलाने के लिए योग्य प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता था। यानी कि शासन और जो सरकार चलाते थे उसमें किसका चुनाव किया जाता था? जो योग्य प्रतिनिधियों या व्यक्तियों का चुनाव उसमें किया जाता था। अब हम देखते हैं गणपति। जो सारे देश का गणराज्य का एक अधिपति होता था, उसको राष्ट्रपति, गणपति, गणश्रेष्ठ या गणराज्य या संघ का मुखिया कहा जाता था। तो ये जो गणपति होता था वो सारे देश यानी कि गणराज्य का एक अधिपति होता था। ये क्या होता था? गणराज्य का अधिपति होता था, जिसे गणपति, गणश्रेष्ठ, गणराज्य या संघ मुख्य कहा जाता था। और इसका क्या होता था? इसका चुनाव किया जाता। जो गणपति होता था उसका क्या किया जाता था? चुनाव किया जाता था। इसे राजा भी कह दिया जाता था। जैसे शाक्य गणतंत्र था, उसके गणश्रेष्ठ सुद्धोधन थे, उसको महात्मा बुद्ध के जो पिता थे उनको क्या कहा जाता था? उनको भी राजा कहा जाता था। और जो इसी प्रकार लिच्छवी के गणपति चेटक के लिए भी राजा शब्द का उल्लेख मिलता है। तो जो गणपति होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको राजा भी कह दिया जाता था। अब इनकी जो गणपति होता है, इसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। तो अब हम मंत्री परिषद देखते हैं। अ, यह परिषद गणपति को शासन चलाने में महत्वपूर्ण राय देती थी। जो मंत्री परिषद होती थी वो क्या होती थी? यह शासन व्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण राय देती थी गणपति को। इसकी सहायक जो सदस्य संख्या थी वो सामान्यतः कितनी होती थी? 9 होती थी। इसकी सदस्य संख्या कितनी होती थी? 9 होती थी। यह एक प्रकार की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था थी। जो मंत्री परिषद थी वो एक प्रकार से सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था थी। जो शासन वर्ग के लोग प्राय ये मंत्री परिषद के सदस्य बनाए जाते थे। और जो ये मंत्री परिषद है ये सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था थी। मंत्री परिषद कैसी थी? सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था। अब इसके बाद परिषा देखते हैं। गणपति और मंत्री परिषद परिषा के लिए उत्तरदायी होते थे। जो गणपति और मंत्री परिषद है वो किसके लिए उत्तरदायी होते थे? परिषा के लिए उत्तरदायी होते थे। परिषा गणराज्य की मुख्य संस्था होती थी। इसे मंत्री परिषद भी कहते थे। जो लिच्छवी गणराज्य है उसमें परिषा के प्रतिनिधियों की संख्या 7700 थी। उसमें परिषा के जो प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या कितनी थी? 7700, 7700 इसकी संख्या थी। किसकी? जो परिषा की प्रतिनिधि है उसकी संख्या कितनी थी? 7700। लिच्छवी गणराज्य में जो परिषा थी उसके प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 7700, 7700। अब हम देखते हैं इसके बाद में देखते हैं संस्थागार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है संस्थागार। परिषा की बैठक संस्थागार या संथागार नामक भवन में होती थी। जो परिषा थी उसकी बैठक, ये परिषा थी इसकी बैठक कहाँ होती थी? संस्थागार या संथागार नामक
भवन में होती थी। परिषद के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य, गणपति इसमें एकत्र होकर महत्वपूर्ण विषयों पर वाद विवाद और चर्चा करते थे। जो परिषद के सदस्य थे और मंत्री परिषद के सदस्य, गणपति इसमें सारे एकत्र हो जाते थे और जो महत्वपूर्ण विषय होता था उस पर क्या करते थे, वाद विवाद और चर्चा करते थे। पक्ष विपक्ष में मत देने के लिए रंगीन सलाकाएं होती थी इसमें। जब इसकी बैठक होती थी तब अनुवासन यानी कि अनुस्वान यानी कि पाठ पढ़ा जाता था। जब इनकी बैठक होती थी तो तब क्या पढ़ा जाता था, पाठ, जिसको हम अनुस्वान बोलते थे, जिसका कार्य गणाध्यक्ष संपादित करता था। जिसका कार्य कौन संपादित करता था, गणाध्यक्ष। इसमें 3 बार प्रस्ताव पारित होता था। प्रथम प्रस्ताव को नति कहते थे। इसमें कितनी बार प्रस्ताव पारित होता था, 3 बार। इसमें 3 बार प्रस्ताव पारित होता था। प्रथम प्रस्ताव को नति कहा जाता था। इसके बाद के प्रस्ताव को प्रतिज्ञा या कमावचा कहा जाता था और तीसरा नति चतुर्ध्य के नाम से जाना जाता था। तो 3 प्रस्ताव होते थे, पहला नति, दूसरा प्रतिज्ञा और तीसरा नति चतुर्ध्य के नाम से जाना जाता था। इस पर मतदान की प्रक्रिया भी होती थी। जो ये थी संस्थागार थी, इसमें जो मत होता था उस पे क्या होती थी, मतदान की प्रक्रिया भी होती थी। और जो रंगीन सलाकाएं होती थी उनके द्वारा भी इसमें मतदान होता था। सलाका अधिकारी मतदान का कार्य संपादित करवाता था। मतदान की प्रक्रिया में गुप्त रूप से मतदान होता था, प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता था, कान में जाकर बताने से होता था और उस सबके समक्ष खड़े होकर मतदान होता था। यानी 4 तरह से मतदान होता था। कैसे कैसे होता था, गुप्त रूप से भी होता था। कैसे होता था मतदान, एक तो गुप्त रूप से मतदान होता था, प्रत्यक्ष रूप से होता था, कान में जाकर बताने से होता था और सबके समक्ष खड़े होकर भी बोल सकते थे और वो भी मतदान कहलाता था। तो ये 4 तरह से मतदान होता था। पक्ष विपक्ष से संबंधित रंगीन सलाकाओं को एक अधिकारी एकत्र करता था जिसको सलाका ग्राहक कहा जाता था। यानी जो पक्ष विपक्ष दोनों होते थे उन सब की संबंधित जो रंगीन सलाकाएं होती थी उनको एक अधिकारी एकत्रित करता था और उन सलाकाओं को जो एकत्रित करता था उसे क्या कहा जाता था, सलाका ग्राहक भी कहा जाता था। अब हम देखते हैं गणराज्यों के पतन के कारण। इनका पतन कैसे हुआ ये हम देखते हैं कि गणराज्यों का पतन कैसे होता है। केपी जायसवाल के अनुसार समुद्रगुप्त की जो साम्राज्यवादी नीति ने गणराज्यों का अंत कर दिया। यानी केपी जायसवाल ने कहा कि जो समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीति थी उसने क्या कर दिया, उसने गणराज्यों का अंत कर दिया। और फिर सिकंदर का आक्रमण भी गणराज्यों के अंत का कारण बना। समकालीन जो राजतंत्र की जो विस्तारवादी नीति थी उसके कारण भी गणराज्यों का अंत हुआ। गणराज्यों की आपसी फूट भी गणराज्यों के पतन का कारण थी। गणराज्यों के उच्च पदों का आनुवंशिक होना भी गणराज्यों के पदों का पतन का कारण था। और गणराज्यों के बहुमत के निर्णय में देरी और गोपनीयता नहीं रहती थी। जो गणराज्य के बहुमत होता था उसमें बहुत देरी होती थी और उसमें गोपनीयता नहीं रह पाती थी, ये भी उनके पतन का कारण बना। और अजात शत्रु की साम्राज्यवादी नीति, यानी कि जो मगध के राजा अजात शत्रु थे उनसे साम्राज्यवादी नीति, उनकी जो साम्राज्यवादी नीति थी वो भी पतन का कारण बनी। जैसे मगध जैसे शक्तिशाली शत्रु देशों ने उनमें फूट डालने का सदैव प्रयत्न किया और वो उस चाल में सफल भी हो गए, क्योंकि जो अजात शत्रु थे वो महत्वाकांक्षी शासक थे। तो जो अन्य गणराज्य थे उनमें फूट डालने का उन्होंने भरसक प्रयत्न किया और गणराज्य के कुछ नागरिक साधारणतः व्यक्तिगत लाभ के लिए देशद्रोह तक कर लेते थे। वो शत्रुओं से पैसा, धन, संपत्ति लेकर गणराज्य के गुप्त भेद देने में भी नहीं हिचकिचाते थे। तो ये भी एक गोपनीयता नहीं रहती थी इससे। तो ये भी एक जो गणराज्य थे उनके पतन का कारण था। जो संस्थागार के प्रतिनिधि थे, सदस्य थे, उसमें जो आपसी क्या दलबंदी होती रहती थी, उनमें परस्पर सहयोग, विश्वास की कमी भी थी और वो आपस में ईर्ष्या करते थे। ये सभी कारण गणराज्यों के पतन के कारण हैं। तो ये इस तरह गणराज्यों का क्या हो गया था, पतन हो गया था। अब हम जो हमारे 2 गणराज्य थे जिसमें 16 महाजनपदों में से हमने 14 पहले पढ़ लिए थे और 2 महाजनपद हमारे बच गए थे, वज्जी और मल। वो अब हम आगे देखने वाले हैं, वज्जी और मल गणराज्य। तो ये इन दोनों जगह पर कैसा शासन था, गणतंत्रात्मक शासन था। और देखते हैं मल को। देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से मेरी क्लासेस शेयर भी करना और लाइक और कमेंट भी करना दोस्तों। आगे देखते हैं मल गणराज्य। यह वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था। जो मल गणराज्य है वो कहाँ पे स्थित था, वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में।
और जो मल है उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी कुशीनगर और पावा दो थी। उसकी राजधानी क्या थी? कुशीनगर और पावा। जो मल्ल है यह वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था और यह दो गणराज्य थे, एक पावा के मल और दूसरी कौन थे? कुशीनारा के मल। यानी कि ये दो इस भागों में विभक्त था, एक कुशीनारा और एक पावा। इसकी राजधानी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा दो थी। तो जो कुशीनगर है इसके बारे में देखते हैं हम। यह देवरिया जिले का कस्या स्थान नामक छोटी सी बस्ती से इसकी पहचान होती है। जो कुशीनगर है इसकी पहचान किससे होती है? देवरिया जिले के कस्या नामक स्थान से इसकी पहचान होती है। और जो कुशीनगर है उसमें महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार भी किया गया था। यानी कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। तो ये फैक्ट भी इसके लिए सही है कि ये कुशीनगर क्या है? ये देवरिया जिले का कसिया नामक स्थान से इसकी पहचान होती है कुशीनगर की। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार भी किया जाता है। तो मल्ल की एक राजधानी कुशीनगर हो गई और दूसरी राजधानी क्या थी? पावा। पावा की पहचान पदसेना गांव से की गई है। जो पावा है उसकी पहचान किससे की गई है? पदसेना गांव से की गई है। यह महावीर स्वामी का यहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था। कहाँ पे हुआ था महावीर स्वामी का अंतिम संस्कार? पावा में, जिसको हम पावापुरी भी बोलते हैं। तो ये पावा में महावीर स्वामी का अंतिम संस्कार हुआ था। अब ये दोनों राज्य कैसे हैं? गणराज्य हैं, यानी कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पे थी। तो एक मल है, मल के दो राजधानी थी कुशीनगर, पावा। तो कुशीनगर में तो महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ और जो पावा है वहाँ पे महावीर स्वामी का अंतिम संस्कार, यानी कि उन दोनों को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? महावीर स्वामी को पावा में और कुशीनगर में हुई थी महात्मा बुद्ध को। तो ये फैक्ट आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावा में महात्मा बुद्ध के स्वागत करने वाले पर 500 कारसार्पण जुर्माने की घोषणा की गई थी। यानी कि जब पावा में महात्मा बुद्ध का कोई स्वागत करता हुआ पाया जाता था तो उसको 500 कारसार्पण जुर्माने के तौर पर देने पड़ते थे पावा में। यहाँ गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। मल्ल में कैसी शासन पद्धति थी? गणतंत्रात्मक। कालांतर में मगध के राजा अजातशत्रु ने मल्ल गणराज्य को अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया। यानी कि जो अजातशत्रु थे मगध के राजा, उन्होंने मल्ल गणराज्य को अपने राज्य में विलीन कर लिया, मल्ल को। तो अजातशत्रु ने सभी राज्यों को अपने राज्यों में अधिकतर को कर ही लिया था। अब हम देखते हैं वज्जी। यह बिहार व नेपाल के मध्य मुजफ्फर और जनकपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थिति कहाँ पे है? कहाँ स्थित है ये वज्जी? बिहार और नेपाल के मध्य जो मुजफ्फर और जनकपुर जिले हैं वहाँ पे इसकी स्थिति मानी जाती है। इसकी राजधानी क्या है? वैशाली। इसकी राजधानी कौन सी है? वैशाली। किसकी? वज्जी की राजधानी। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। यहाँ महात्मा बुद्ध आते जाते रहते थे वैशाली में, क्योंकि जो वैशाली है वो भगवान बुद्ध को बहुत पसंद आ गया था, क्योंकि यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी सुशासित और सुसंगठित था। यहाँ वैशाली का गणराज्य, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध अक्सर आया जाया करते थे और भगवान बुद्ध ने जो वैशाली है इसकी खूब प्रशंसा भी की है। वैशाली की। यह बुद्ध काल का शक्तिशाली गणतंत्र था। कौन सा? वज्जी। वज्जी बुद्ध काल का शक्तिशाली गणतंत्र था। ये इसकी राजधानी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली में महात्मा बुद्ध आते थे, यानी जो वैशाली है वहाँ पे महात्मा बुद्ध आए थे। वज्जी का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय है। जो वज्जी है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पशुपालक समुदाय। यह 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी के अलावा वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के जो ज्ञात्रक प्रसिद्ध थे। यानी कौन कौन थे इसमें? 8 राज्यों के एक संघ था और इसमें वज्जी के अलावा कौन कौन से राज्य शामिल थे? तो वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के जो ज्ञात्रक हैं वो प्रसिद्ध थे यहाँ के। यहाँ आय, उम्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु जो वज्जी संघ के अन्य गणराज्य भी थे। यानी कि आय, उम्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु ये वज्जी संघ के अन्य गणराज्य थे। वज्जी संघ में और भी गणराज्य थे जिसमें आय, उम्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु ये वज्जी संघ के अन्य गणराज्य थे। अब हम देखते हैं सुमंगल विलासिनी के अनुसार। सुमंगल विलासिनी जो बुद्ध घोष की एक टीका थी, सुमंगल विलासिनी किसकी टीका थी? बुद्ध घोष की। सुमंगल विलासिनी के अनुसार यहाँ पर न्याय हेतु अष्टकुलिक न्यायालय स्थापित थे। यानी कि जो वज्जी है वहां पर अष्टकुलिक न्यायालय स्थापित थे। किसके अनुसार? सुमंगल विलासिनी के अनुसार। और सुमंगल विलासिनी किसने लिखी है? बुद्ध घोष ने।
तो बुद्ध घोष की टीका कौन सी है? सुमंगल विलासनी। और इसके अनुसार न्याय हेतु अष्टकुलिक न्यायालय स्थापित थे। कहाँ पे? वज्जी में। वज्जी संघ का विलय मगध शासक अजातशत्रु ने 16 वर्षों के संघर्ष के बाद वज्जी को किसमें? मगध में मिला लिया था। मगध के शासक थे अजातशत्रु। उन्होंने वज्जी संघ को 16 वर्षों के अथक प्रयास के बाद में वज्जी संघ को मगध में मिला लिया था। यह हमने वज्जी देख लिया। बौद्ध साहित्य में वर्णित है और गणराज्य, वो हम देखते हैं अब। जो बौद्ध साहित्य में अन्य गणराज्य शामिल हैं वो देखते हैं। उसमें है कपिलवस्तु के शाक्य, सुम सुमार पर्वत के भग, रामग्राम के कोलिये, अलकल्प के बुली और केशपुत के कालाम, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल और पिपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, ये इसमें शामिल थे। जो मल्ल है उसमें पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल शामिल थे। जो मल्ल राज्य था उसमें पावा के और कुशीनारा के मल्ल शामिल थे। ये 2 और 8 किस में थे? ये 8 वज्जी में शामिल थे। तो ये बौद्ध साहित्य में वर्णित अन्य गणराज्य हैं। इसको वापस से देखते हैं। बौद्ध साहित्य में वर्णित अन्य गणराज्य: कपिलवस्तु के शाक्य, सुमार पर्वत के भग, रामग्राम के कोलिये, अल्पकल्प के बुली, केशपुत के कलाम, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह है। ये हमारा आज हो गया महाजनपद काल पूरा। और कल हम देखेंगे जैन धर्म, स्टार्ट कर देंगे कल की क्लास से। देखिए दोस्तों, मैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो अपना हिस्ट्री है इसमें जो पहले के क्वेश्चन आए हुए हैं उनके सोर्स बनाती हूँ। तो आप चैनल पर जाकर सोर्स को भी देख लेना, तो आपको अनुमान हो जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं हर बार में। उसमें मैंने 2025 के जो 2024 के संस्कृत शिक्षा विभाग के भी आए हुए हैं, वो भी डाल रखे हैं कुछ प्रश्न। और 2024 में अभी एग्जाम हुआ था वो 2022 के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आप देख लेना उनको भी। और अगर आपको मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जब सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट भी करना और अपने दोस्तों से शेयर भी करना। धन्यवाद दोस्तों।